जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारत के संविधान के इतिहास के बारे में, और आज का ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो भारत का संविधान है, ये जो भारत का संविधान है, ये भारत की सबसे बेस्ट बुक है और भारत के सबसे बेस्ट लोग ने मिलकर इसे लिखा है। संविधान होता क्या है? संविधान वो पुस्तक होती है जिसमें ये लिखा होता है कि किसी भी देश का नियम कानून कैसे चलेगा। यानी हमारा भारत का संविधान है तो भारत के संविधान में भारत कैसे चलेगा, भारत के नियम कानून क्या होंगे, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब के कार्यों के शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, यही संविधान है। तो संविधान में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? प्रस्तावना को पढ़ना है। उसके बाद भाग 1 पढ़ेंगे। देखिए, कुछ चीजें हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि संविधान में अनुसूचियां होती है। क्या अनुसूचियां? अनुसूचियां, ये अनुसूचियां क्या होती है? ये देखिए, अनुसूचियां जो हमारा जब पहले संविधान लिखा गया था, ठीक है, उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इस समय अनुसूचियों की संख्या बढ़ा दी गई है और बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12 कर दिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा ये जो गोला है, ये गोला है, ये पूरा एक संविधान है। तो इस संविधान के 12 भागों में मतलब बांटा गया है, छोटे छोटे भागों में पढ़ने के लिए उसी बुक में है। तो मान लीजिए हम ऐसे कुछ प्रकार से 12 भाग में इस गोले को बांट दे रहे हैं। काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर गिन लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, 12 हो गया यहाँ पर। तो ये मान लीजिए ये जो पूरा सर्कल है ये क्या है? संविधान है। और इस संविधान में जो ये हमने बनाया है यहाँ पर, ये क्या है? अनुसूचियां हैं। ये क्या है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनुसूची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख रहे हैं, ये भारतीय संविधान में इस समय अनुसूची पहले 8 थी, अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। और उसके बाद एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में भाग भी हैं। भाग, अब ये भाग क्या होते हैं? ठीक है, तो जो इस समय टोटल भाग हमारे संविधान में वो कितना है? 22 भाग है। ठीक है, टोटल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। देखो, किसी भी बुक में पार्ट होता है, किसी भी, अगर आप कोई भी किताब पढ़े होंगे तो उसमें ये होगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक उसी प्रकार से संविधान में जो पार्ट है उस पार्ट को हम पार्ट न कहकर भाग कहते हैं। तो पूरे संविधान में, यानी इस पूरे संविधान में कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और इस पूरे संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 है, पहले 8 थी। अब देखिए, भाग को ही हम, पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। अब हर एक पार्ट में टॉपिक होता है। जैसे पार्ट 1 में एक टॉपिक हो गया जो कि मोटा मतलब ब्लैक पेन से हेडिंग हम बनाते हैं ना, एक पार्ट में कई हेडिंग होते हैं। तो उस हेडिंग को हम इस संविधान में अनुच्छेद कहेंगे। अनुच्छेद को इंग्लिश में हम आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल। तो अगर टोटल हम टॉपिक की बात करें कि भारतीय संविधान में टोटल टॉपिक हमारा कितना है, तो वो 395 है। 395। ये तो 395 पहले था, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम मारे तो 395 ही है। लेकिन इसे बढ़ाकर, जैसे कि अनुच्छेद 51 का क ख ग कुछ इस तरीके से जोड़कर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो टोटल हम कह सकते हैं 400 लगभग 70। ये हर साल 2 साल में थोड़ा बहुत इसमें जोड़ घटा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में क्या आ गया? अनुसूचियां, भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी होती है? 12 होती है। अब देखिए, एक अनुसूची में होता क्या है? जैसे ये अनुसूची 1 है, तो इस अनुसूची में कुछ अनुच्छेद होंगे। ये जो अनुसूची बना होगा कुछ अनुच्छेदों से मिलकर बना होगा और कुछ इसमें भाग होंगे। ये 2 चीजों से मिलकर ये बना होगा। इसमें कुछ अनुच्छेद होंगे और कुछ भाग होंगे। ठीक इसी प्रकार से 12वीं अनुसूची में कुछ अनुच्छेद होंगे, कुछ उसमें क्या होंगे? भाग होंगे। उससे मिलकर ये 12वीं अनुसूची तैयार हो जाएगा। ठीक है,
संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22 है। अनुच्छेद की बात करते कितना है? 395। ये थोड़ा सा मोटी मोटा संविधान के बारे में हम आपको बताएं। इसको हम मोप आउट करके अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? हाँ, उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बारे में। एक बात हम आपको और बता दें यहाँ पर कि अनुसूची 1 में हम क्या पढ़ेंगे। अनुसूची 1 में हम क्या पढ़ेंगे? तो अनुसूची 1 में आपको पता है कि संविधान का भाग कितना है? 22। तो पहला भाग कौन सा होगा? संविधान का पहला भाग कौन होगा? तो संविधान का जो भाग पहला है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं संविधान का भाग जो पहला है, 22 भाग में से संविधान का पहला भाग, ठीक है। तो उस पहले भाग में कुछ अनुच्छेद होंगे कि नहीं? तो संविधान के पहले भाग में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों का हम स्टडी करेंगे। संविधान का भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद न लिखकर हम आर्टिकल लिख दे रहे हैं यहाँ पर। आर्टिकल 1 से 4 तक। संविधान के भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 1 से 4 तक। और एक बात ये आता है कि संविधान का जो भाग पहला है, ये एक चैप्टर है, एक पार्ट है। तो इस पार्ट का क्या नाम है? यानी संविधान का जो पहला भाग है, उस पार्ट का क्या नाम है? तो संविधान के पहले भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये संविधान का भाग पहले का नाम क्या है? यानी पार्ट का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। नहीं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 का स्टडी करेंगे। किसमें? संविधान के भाग 1 में। अब ये तो भाग 1 है, और हैं कितने भाग? टोटल भाग कितने हैं? 22। तो उसी प्रकार से आप भाग 2 पढ़ेंगे। संविधान का कौन सा पढ़ेंगे? भाग 2। हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, बस ठीक इसी प्रकार से हम लिख दे रहे हैं भाग 2 के बारे में कि संविधान का जो भाग 2 है उसका नाम है नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप जिसे हम बोलते हैं, नागरिकता। अब नागरिकता में अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक पढ़ेंगे? देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें पढ़ेंगे। तो अब जो भाग दूसरा में अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होगा। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 5 से 11 तक किसमें हम पढ़ेंगे? भाग 2 में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 2 में कितना पढ़ेंगे? भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता। और पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। अब उसके बाद संविधान का भाग 3 आएगा। तो भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। भाग 3 का यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसी जगह। भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार में कितना तक आर्टिकल पढ़ेंगे? अब देखिए यहाँ 12, 11 तो पढ़ लिए, अब आर्टिकल क्या पढ़ेंगे? 12। तब ये हो जाएगा आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 3 में क्या पढ़ेंगे हम? संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से कितना तक? 35 तक। तो ठीक इसी प्रकार से अब भाग 4 पढ़ेंगे। भाग क्या है पढ़ेंगे? आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में। भाग 4 पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। भाग 4 का कब पढ़ेंगे? फिर उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ स्क्रीन पर भाग 5 में हम क्या पढ़ेंगे? भाग 5 में, भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 9 में। तो ये संविधान का 22 भाग है, जो कि हर एक भाग अलग है और हर एक भाग में अनुच्छेद रखा गया है कि इतना से लेकर इतना तक अनुच्छेद हमें इस भाग में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसको हम मोप आउट कर देते हैं। कुछ और चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं अनुसूचियाँ के बारे में कि अनुसूचियाँ 1 में हम क्या पढ़ेंगे। यानी अनुसूची 1 में हम क्या पढ़ेंगे? तो अनुसूची 1 में यही चीज़ जो संविधान का भाग 1 है उसको अनुसूची 1 में उठा कर रख दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम किसमें पढ़ेंगे? अनुसूचियाँ। इसमें पहली अनुसूची में पढ़ेंगे। इस किसमें? पहली अनुसूची में पढ़ेंगे। अगर बात करें कि हम दूसरी अनुसूची में क्या पढ़ेंगे, तो दूसरी अनुसूची में हम पढ़ेंगे
कि जो भारत के विभिन्न पद है, जैसे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रपति हो गए, इन सब का वेतन भत्ता के बारे में हम बात करेंगे। किसमें? अनुसूची दूसरा के बारे में। और अनुसूचियों में कुछ आर्टिकल भी आते हैं, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अनुसूचियाँ 3 में आप पढ़ेंगे विभिन्न जो भारत में बड़े बड़े पोस्ट हैं, जैसे कि सांसद हो गया, राज्य मंत्री हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति हुए, उन सब का जो शपथ लिया जाता है वो अनुसूचियां 3 में रखा गया है, शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। मोटी मोटा ये इतना समझिए। अभी हम इसके बाद हम इसे मूव आउट कर दे रहे हैं, उसके बाद प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। देखिए भारतीय संविधान का प्रस्तावना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें जो शब्द यूज हुए हैं उनको समझना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्यों समझना है? क्योंकि जो भारत का संविधान का प्रस्तावना है उसे हम आत्मा कहते हैं। भारत के संविधान का आत्मा कौन है? तो प्रस्तावना है। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है। उद्देशिका का मतलब है संविधान का उद्देश्य क्या है वो बताता है, उसके बारे में, संविधान के बारे में इंट्रोडक्शन देता है कौन? प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान का परिचय भी कहते हैं, प्रस्तावना को ही संविधान की भूमिका भी कहते हैं, और प्रस्तावना को ही संविधान का कुंजी भी कहते हैं। तो इसलिए ये प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। और इस प्रस्तावना में जो भी शब्द यूज हुए हैं उसे इजीली आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड में आपको शो होगा भारतीय संविधान का प्रस्तावना, ठीक है। ये प्रस्तावना लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से, और प्रस्तावना का जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और सबसे पहले ये जो प्रस्तावना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। एक पन्ना में लिखा हुआ था प्रस्तावना, जिसे कि हमारे संविधान में इसे रखा गया, ठीक है, पहले ही रखा गया। पहले इस प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन एक बेरुबरी कांड हुआ, ओ नहीं वो क्या नाम है उनका, हाँ, तब देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के बाद इसे प्रस्तावना को संविधान में रखा गया। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया, ठीक है। तो प्रस्तावना आप देख रहे होंगे, आपको ऊपर है प्रस्तावना, हम एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें जो शब्द यूज हुए हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1946 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा रहा क्या? प्रस्तावना, ठीक है। अब इस प्रस्तावना में कुछ लाइनें यूज हुई है, जो उस लाइनों का हम बताते हैं आपको, और वो लाइनें समझकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तब आप प्रस्तावना का मतलब समझेंगे कि दरअसल प्रस्तावना का मतलब क्या है। देखिए प्रस्तावना में एक शब्द यूज हुआ है प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द यूज हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न का ये मतलब है कि भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा, भारत पर किसी भी देश का शासन नहीं चलेगा, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा, भारत पर किसी भी देश का शासन नहीं चलेगा। भारत अपना आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, भारत स्वयं उसको नियंत्रण करेगा। यानी भारत को चलाने वाले, भारत के ऊपर कोई शासन नहीं है। अगर मान लीजिए हमें कोई भी काम करना है, अपने देश में करना है, ठीक है, या मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गया, मतलब युद्ध हो गया किसी भी कंट्री से, तो हमें मतलब किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो परमिशन निर्णय हम खुद लेंगे और हमें जो समझ में आएगा हम वो करेंगे। तो वही है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है भारत की सरकार, ठीक है।
तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है, भारत डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, भारत के ऊपर कोई भी शक्तियां नहीं है जो भारत को नियंत्रण कर रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो शब्द इसमें यूज हुआ है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये है सरकार समाज का अच्छे से ध्यान रखेगी, मतलब एक समान जो सरकार है वो समाज का ध्यान रखेगी, चाहे वो मतलब गरीब लोग हो या अमीर लोग हो, सरकार सबका क्या रखेगी, ध्यान रखेगी। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी कोविड में टीकाकरण लग रहा था, तो एक समान रूप से सबको टीका लग रहा था और उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा था किसी से। तो वहां पर एक समाजवाद है, यानी सरकार समाज के हित में काम कर रही है। जैसे कि ट्रेन चलता है, ट्रेन में सबके लिए समान टिकट रहता है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, तो वहां भी सरकार एक सामाजिक मतलब स्तर जो है वो बराबर करना चाहती है। राशन वगैरह मिलता है, तो इस पे क्या हो रही है, सरकार जो है समाज पर एक ध्यान दे रही है। राशन गल्ला जिसे बोलते हैं, मिट्टी का तेल भी पहले मिलता था, मिट्टी के तेल, अब तेल वगैरह नमक दाल यही सब मिलता है। ठीक है, तो वही है समाजवादी। अब जहाँ राजशाही शासन होगा, जहाँ राजा का शासन होगा, वहाँ ये सब काम नहीं होगा, वो राजा जो भी करेगा वो अपने के लिए करेगा। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता के हित में, समाज के हित में कार्य करना है। अगला शब्द यूज हुआ है पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द यहाँ पे देखिए पंथ निरपेक्ष यूज हुआ है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारे देश में सभी धर्म समान है। हमारे देश में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख मतलब जो भी धर्म है वो सारे धर्म हमारे लिए क्या है, समान है। मतलब कि भारत के संविधान के अनुसार सारे धर्म क्या है, समान है। सभी धर्मों का समर्थन करेगा भारत। ठीक है, और सभी धर्मों के लिए कानून जो होगा वो क्या होगा, सभी धर्मों के लिए जो कानून होगा वो एक समान होगा। वो किसका, पंथ निरपेक्ष का ये मतलब हुआ। अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो देखिए अब थोड़ा झटके में हम बता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब हो गया, यानी इसका मतलब यह है कि भारत की सभी शक्तियां वो जनता के हाथ में होगी। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है भारत की जितनी भी शक्तियां हैं, भारत की जो भी शक्तियां वो किसके हाथ में होगी, जनता के हाथ में होगी। और जनता क्या करेगा, अपने द्वारा एक प्रतिनिधित्व चुनेगा, जो कि वो प्रतिनिधि जनता के लिए नियम और कानून बनाएगी। तो बेसिकली भारत एक लोकतंत्र राज्य है, लोकतंत्र गणराज्य है। इसका मतलब ये है यहाँ पर सारी शक्तियां जनता के पावर में रहेगा, और वो पावर क्या है, वोट देने का अधिकार। हम चाहे तो अच्छे लीडर चुन सकते हैं और वो लीडर हमारे लिए नियम कानून बना सकता है। ठीक है, ये हो गया लोकतंत्र का मतलब। अगला कौन सा है जी, सामाजिक न्याय। देखिए यहाँ पर 3 तरीके के न्याय की बात कहा गया है, जो हमारे प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय के बारे में बात किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ रंग धर्म जाति लिंग या स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ना ही सरकार उससे भेदभाव करेगी, ना ही पब्लिक उससे भेदभाव कर सकती है। उसके बाद एक अगला शब्द आया है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय उसे बोल सकते हैं। आर्थिक न्याय के आधार पर आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक स्थिति के कारण अपना पढ़ाई, जैसे कि आर्थिक स्थिति में वो क्या करेगा, हमारी सरकार सहयोग करेगी। जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उसके पहले कोई रोग या मतलब कोई बीमारी हो जाता है, तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में हम जाते हैं, वहाँ पर दवा वगैरह लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। उसके लिए आर्थिक स्थिति में ये भी हो सकता है कि जब पहले सरकारी स्कूल नहीं होते थे तो बस प्राइवेट स्कूल होते थे, तो मान लीजिए कि जिसके पास पैसा नहीं है तो वो पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल खोला है। यानी जो आर्थिक स्थिति से तंग जो व्यक्ति है वो भी उसमें आकर पढ़ सकता है। ठीक है, अगला है राजनीतिक न्याय, इसमें यूज हुआ है। तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को राजनीति में समान अधिकार रहेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, कोई भी हो, बस वो भारतीय होना चाहिए, उसे राजनीति में बराबर मिलेगा, मतलब हिस्सा समान मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला इसमें शब्द यूज हुआ है स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का मतलब ये है आप भारत में कोई भी कार्य करने के लिए सफल हैं। ठीक है, उस पर कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। हाँ, वो काम इलीगल होना चाहिए, वो काम लीगल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए, देश के विरुद्ध वो कार्य नहीं होना चाहिए, और आप ऐसा काम नहीं करें जिससे कि दूसरे को परेशानी हो, दिक्कत हो। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद कि आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं जमीन लेकर घर बना सकते हैं,
भारत में कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं और वो लीगल होना चाहिए, इनलीगल देश के खिलाफ या किसी मतलब व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके काम से किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्रता की आज़ादी भी हमें संविधान देता है। ठीक है, अगला जो इसमें हेडिंग वो समता का यूज हुआ है। किसका? समता का। और समता का मतलब है समाज के सभी वर्गों के लिए हमारा जो संविधान है, आर्टिकल है, वो समान रूप से लागू होगा, चाहे वो कोई हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सबके लिए जो कानून है वो समान रहेगा। बंधुता का यूज हुआ है। बंधुता का मतलब ये है कि समाज में हमेशा भाईचारा की भावना सबको बनाए रखना चाहिए। उसके बाद एकता अखंडता की बात है। एकता हमें हमेशा रहनी चाहिए। अखंडता का मतलब है हमें कभी भी टूटना नहीं है। हमारे जो भारत में जितने भी लोग हैं, एकता बनाए रखना है और कभी भी टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। तो ये हो गया हमारे भारतीय संविधान का प्रस्तावना के बारे में कुछ मुख्य बातें। अब हम एंट्री कर रहे हैं अपने भारत के संविधान का पहला भाग, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला भाग में 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो वही हम पढ़ रहे हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। आप ऐसे पढ़ने की कोशिश मत करिए, जब हम बताएंगे तब आपको समझिएगा बस। ठीक है, संविधान में हमारे कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भाग का हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? पहला भाग। पहला भाग मतलब भारत के संविधान का पहला पार्ट। तो उस पहला पार्ट का क्या नाम है, यानी पहला भाग का क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र नाम है। यानी इसमें संघ के बारे में बात करेंगे हम। संघ मतलब राज्य, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ये संघ में राज्य। और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र मतलब उसका, जैसे यूपी कहाँ से लेकर कहाँ तक रहेगा, बिहार कहाँ से लेकर कहाँ तक रहेगा, उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और कुछ के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें भाग 4 में, भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर कितना पढ़ना है? 4। तो पहले 1 पढ़ेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो सबसे पहले हम आर्टिकल पहला पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल पहला यही इतना जो लिखा गया है, ये आर्टिकल पहला है। अब ये है क्या, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें ये लिखा गया है कि आर्टिकल पहला का नाम क्या है? संघों का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब राज्य, संघों का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यह चीज लिखा गया है इसमें। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत, अनुच्छेद 1 देखिए क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए संघ, यहाँ पर एक संघ शब्द यूज हुआ है। संघ को हम संघीय भी बोलते हैं, संघीय। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कल का, जिसे तेलंगाना अगर चाहे कि अगर वो तेलंगाना के लोग चाहें और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चाहें कि हम तेलंगाना को भारत से अलग कर लें और इस तेलंगाना एक अपना देश बना दे, इसका अपना संविधान, अपना झंडा बना दे, तो वो आर्टिकल 1 ये नहीं कहता है कि आप टूट जाएं। आर्टिकल ये कहता है भारत अर्थात इंडिया, दोनों बात यहाँ पे लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये आर्टिकल 1 कहता है। जैसे कि एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बटा गया, तो जम्मू कश्मीर के लोगों पर ये छोड़ दिया गया था कि आपका मन, आप चाहे जिधर चल जाए। अंग्रेज लोग बोले थे कि जम्मू कश्मीर वाले चाहे तो पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, चाहे तो हिंदुस्तान में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग क्या कहें, वो लोग कहते थे ना ही हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही हम हिंदुस्तान में जाएंगे, हमारा जम्मू कश्मीर एक अलग देश होगा। यानी ना ही वो पाकिस्तान में जाएंगे ना ही हिंदुस्तान में, उनका एक अलग अपना एक देश होगा, जिसका संविधान अलग होगा, जिसका झंडा अलग होगा। लेकिन उससे पहले भारतीय संविधान में ये हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ये लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। अब भैया जब लिखा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है, तब जम्मू कश्मीर एक अलग देश कैसे बन जाएगा? क्योंकि आर्टिकल हमें एक यही बताता है कि भारत का कोई भी राज्य भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता, कभी भी अलग नहीं हो सकता। चाहे उस राज्य का मुख्यमंत्री चाहे उस राज्य की सारी जनता भी चाह जाए, तब भी भारत का कोई भी राज्य अलग नहीं होगा। आर्टिकल 1 कहता है
तो उसी के अनुसार सन 2019 में जो कि जम्मू कश्मीर अलग होना चाहता था, अलग देश बनाना चाहता था अपना, वो भारत में आ गया और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, इसमें दोनों शब्द यूज हुआ है। बहुत सारे लोग जो सांसद में थे, मतलब कि जो संविधान सभा में, कुछ लोग कह रहे थे भारत सही इसका ओल्ड नाम, कुछ लोग कह रहे थे इंडिया न्यू नाम। तो इस जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो हमारे दोनों यूज कर दिए। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत का कोई भी राज्य एक दूसरे से अलग कभी भी नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए गोवा किनारे में है लास्ट में, वो चाहे तो एक अलग देश बना ले, कभी नहीं बना सकता। आर्टिकल 1 उसको इजाज़त नहीं देता है कि वो अलग देश बना ले। बिहार भी, बिहार के लोग चाहें, बिहार के मुख्यमंत्री चाहें कि हम बिहार को एक अलग देश बना ले, तो वो क्या बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं आर्टिकल 1 के अनुसार। ठीक है, अगला देखिए आर्टिकल 1 में, उससे पहले ये देखिए क्या लिखा है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य उसको पहली अनुसूची में रखा गया है। यानी संविधान का पहली अनुसूची आप खोलेंगे तब उसमें आपको राज्य देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो वही बोल रहा है राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि मान लीजिए हम पूछे आपसे हमारा उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है कि नहीं, तो संविधान में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है। तो अनुसूची 1 में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है, बिहार भारत का राज्य है, गोवा एक भारत का क्या है? राज्य है, महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। वो किसमें लिखा गया है? पहली अनुसूची में, संविधान की पहली अनुसूची में लिखा गया। जिससे कि कुल मिलाकर 22 अनुसूची है, वो पहली अनुसूची में लिखा गया है। उसके बाद अगर आर्टिकल 1 के अनुसार हम पढ़ें क्षेत्रों के बारे में, भारत के जितने भी क्षेत्र है, तो भारत के जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में संविधान निर्माताओं ने बांटा है। भारत के संविधान कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला भाग को है राज्य, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा संघ क्षेत्र। तीसरा अर्जित भूमि। देखिए राज्य क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र यानी राज्य, भारत के क्षेत्रों को एक राज्य में बांटा गया है। जैसे राज्य, बड़े बड़े जो राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा तो बहुत छोटा है, केरल वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है? एक राज्य है। तो अगर हम बात करें इस समय टोटल राज्य कितने हैं भारत में, तो 28 राज्य है। ठीक है, 28। और संघ क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि दिल्ली क्या होगा? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में मुख्यमंत्री तो होंगे, लेकिन मुख्य नियंत्रण वहां किसका होगा? केंद्र का शासन होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, दादर दमन ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर केंद्रों का हमेशा शासन रहेगा। ठीक है, तो भारत में राज्य कितने? 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि वह भूमि होता है युद्ध के दौरान किसी दूसरे देश से जो भूमि हमने कब्जा कर लिया, जीत लिया, उसे अर्जित भूमि कहते हैं। तो उसे अर्जित भूमि में रखा गया है। लेकिन इस समय अर्जित भूमि की संख्या कितनी है? 0, एक भी अर्जित भूमि नहीं है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 1। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 2 को। हाँ, तो देखिए ये आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल पहला हमने पढ़ लिया है। ये शब्द हम कम लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप बातों पर ध्यान करेंगे कि हम मतलब अच्छे, मतलब थोड़ा बड़ा में बात बताएंगे। यहाँ पर लिखे कम है। ठीक है, बताएंगे ज़्यादा। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 ये कहता है, भारत का संविधान का आर्टिकल 2 कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना सांसद द्वारा। भारत में अगर कोई भी विदेशी राज्य, जैसे कोई भी अगर विदेशी राज्य अगर वो भारत में मिलना चाह रहा है, तो वो भारत में आकर क्या हो सकता है? मिल सकता है। संसद उसे भारत में क्या कर सकती है? मिला सकती है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया, कब मिला? हाँ, 26 मार्च और 1976 को, हाँ 26 मार्च 1976 को सिक्किम को भारत में मिला दिया गया। तो आर्टिकल 2 ये कहता है कि कोई भी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे आराम से क्या कर सकती है? अपने अंदर मिला सकती है। आर्टिकल 2 खत्म। आर्टिकल 3 ये भी छोटा सा। आर्टिकल 3 ये कहता है कि सांसद भारत के किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, भारत के किसी भी राज्य को सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, भारत के किसी भी राज्य को नाम चेंज कर सकती है। ये संसद के पास पावर है। सीमाओं का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पहले
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही में था तो बहुत बड़ा राज्य, अभी भी उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही में था, तो उसे सन 2002 में तोड़कर उत्तर प्रदेश अलग और उत्तराखंड अलग एक राज्य मतलब बनाया गया। उसके पहले अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार और झारखंड एक ही में था, फिर उसे दोनों को अलग अलग तोड़ गया, बिहार में दो भाग कर दिया गया, एक झारखंड और एक बिहार कर दिया गया, ठीक है। तो ये पावर करने किसको है, संसद के पास है। संसद चाहे, यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 3 में साफ साफ कि नए राज्यों का निर्माण, संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। कैसे, वर्तमान राज्यों को तोड़कर एक से अधिक उसमें राज्य बना दे, तो नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है। अब वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, अब कुछ हम क्या कहिए, उत्तराखंड में थोड़ा सा और काट के हम उत्तर प्रदेश में हम चाहे तो मिला सकते हैं, या तो थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश में से काट कर उत्तराखंड में जोड़ सकते हैं। ये हम काम कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सीमाओं में परिवर्तन वही बात है, और नाम भी परिवर्तन हम कर सकते हैं, राज्यों का हम नाम, यहाँ पर क्षेत्रों के सीमाओं में परिवर्तन, और हम उसका नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और रख सकते हैं, इससे उत्तर प्रदेश का पहले जो नाम था यूनाइटेड प्रोविजन नाम था उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया है, तो नामों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। वो परिवर्तन कौन कर सकता है, सांसद कर सकते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 यह कहता है कि अगर हम आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई भी परिवर्तन करते हैं, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई भी परिवर्तन करते हैं, देखिए आर्टिकल 3 वाला जब हम राज्यों का नाम या सीमा या क्षेत्र परिवर्तन करेंगे ना, या नए राज्यों का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति के अनुमति दे देंगे कि हम ये चीज करने जा रहे हैं। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए आपको 50% बहुमत की आवश्यकता है, 50% बहुमत की आवश्यकता है, यानी संसद में आपको 50% बहुमत मिलनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका राष्ट्रपति कोई बाध्य नहीं होगा, राष्ट्रपति इसमें आपको रोक टोक नहीं करेगा, आप अगर इन दोनों में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये हमारा रहा आज का अनुच्छेद 4। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, अब फिर एक बार आपको अगर रिपीट हम करें एक बार, तो फिर से अगर आपको रिपीट कराएं कि आर्टिकल 1 में क्या था, तो आर्टिकल में ये है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ये बात बताया। और पहला अनुच्छेद में ये बताया कि भारत के कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, सब राज्य एक ही में है, कोई भी राज्य भारत के अलग नहीं होंगे। उसके बाद अनुच्छेद पहला में ये भी कहा गया है कि भारत का जो क्षेत्र है उसे 3 भागों में बांटा गया है, एक राज्य क्षेत्र, एक संघ क्षेत्र, एक अर्जित भूमि। राज्य क्षेत्र मतलब जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये हो गया। केंद्र शासित प्रदेश मतलब वो छोटे राज्य, एक तरीके से वो राज्य ही है लेकिन छोटे हैं, लेकिन उस पर शासन चलेगा, केंद्र का शासन चलेगा, तो उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे, जो कि वर्तमान में 8 है। और उसके बाद अर्जित भूमि, किसी युद्ध के दौरान अगर किसी हम देश पर कब्जा किए और थोड़ा सा उसका जमीन हम जीत लिए, तो उसे हम अर्जित भूमि के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। ये पहला अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद यानी आर्टिकल। आर्टिकल दूसरा क्या करता है, आर्टिकल दूसरा ये कहता है कि भारत में नए राज्यों का मिलान करना यानी स्थापना करना। अगर कोई भी विदेशी राज्य, कोई भी अगर विदेशी राज्य वो चाहे भारत में मिलने का, तो